बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है जो कि मैसूर में जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से किया गया, तथ्यों से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MUDA मूडा का, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, कांग्रेस की सरकार है, उनके ऊपर आरोप इस बात को लेकर है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर किस तरह से 14 ऐसे प्लॉट आवंटित कराए हैं जो कि शहरी इलाकों में। क्या है पूरा मामला? सिद्धारमैया की पत्नी को उनके भाई ने गिफ्ट की थी जमीन। ये 2010 के आसपास की बात है, जब 2010 में सिद्धारमैया की पत्नी, जिनका नाम पार्वती है, और पार्वती जी को उनके भाई ने जमीन गिफ्ट दी थी, उपहार में दी थी। उसके बाद क्या होता है, 2010 में जो जमीन गिफ्ट दी गई थी ये 3.16 एकड़ जमीन थी, यानी कि 3.25 एकड़ के आसपास ये जमीन की पैमाइश थी। तो ये अपने आप में 2010 के आसपास की बात है। उसके अलावा क्या होता है, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस जमीन को अधिग्रहित करती है बाद के वर्षों में। ये बाद में आके हुआ है, जहां पे जो जमीन CM सिद्धारमैया की पत्नी के नाम उनके भाई ने गिफ्ट की थी, उस जमीन को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको एक्वायर करती है। ये ग्रामीण इलाका था जो शहर से बाहर का इलाका था। उसके बाद क्या होता है कि जब वो जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उस समय मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक पूरी योजना थी 50-50, यानी कि अगर सरकार आपकी जमीन को अधिग्रहित कर रही है तो उसके बदले में आपको जमीन देगी, यानी कि आपकी जमीन लेकर आपको अविकसित इलाके की जमीन लेकर विकसित इलाके में 50% जो जमीन है उसको वहां पे वो आवंटित करेगी। ये योजना थी। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री की पत्नी की जमीन को एक्वायर किया गया और उसके बदले में जमीन के बदले शहरी इलाकों में 14 प्लॉट उनको आवंटित किए गए। यही पूरा मामला है कि किस तरीके से ये जो 14 प्लॉट आवंटित किए गए हैं इसमें पूरा खेल हुआ है, जिसमें प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। ये आरोप लगातार लग रहा है सिद्धारमैया के ऊपर। और उसके अलावा नियमों की अवहेलना कर कर बहुत महंगी जमीन उनकी पत्नी के नाम अलॉट की गई है मूडा के माध्यम से। इसके अलावा कुछ और तथ्य आपको बताते हैं कि किस प्रकार से यह पूरा मामला हुआ। 2010 में जमीन गिफ्ट की, जो हमने जिक्र किया, उनके भाई के द्वारा। उसके अलावा 2013 के चुनावी जो एफिडेविट था सिद्धारमैया का, जब चुनाव हुआ उसमें उन्होंने इस जमीन का जिक्र नहीं किया था जो कि उनके पत्नी के नाम उनके भाई ने गिफ्ट की थी। 2018 के एफिडेविट में जमीन का जिक्र होता है, क्योंकि चुनाव में इस बात का डिस्क्लोज करना होता है, आपके परिवार के पास क्या संपत्ति है, क्या कोई कानूनी मुकदमे हैं, इस प्रकार की सारी जानकारियां देनी होती है। तो इस वजह से इसको डिस्क्लोज किया गया 2018 में, लेकिन 2013 में इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था, जबकि 2010 में यह जमीन उनकी पत्नी के नाम हो चुकी थी। 2018 में इस जमीन की कीमत को डिस्क्लोज किया गया है 25 लाख की कीमत, यानी 2018 में जो पूरी जमीन लगभग 3.16 एकड़ जमीन थी वो 25 लाख उसकी कीमत थी। लेकिन 2023 के एफिडेविट इस बात की जानकारी देता है, जब विधानसभा चुनाव 2023 में हुए हैं तब ये जानकारी एफिडेविट के माध्यम से मिली है कि वो जमीन जो है उसके बदले दूसरी जमीन जो आवंटित की गई है, 14 प्लॉट जो आवंटित किए गए हैं, उसमें 8.33 करोड़ की वो जमीन हो गई। यानी कि 2018 में जो 25 लाख थे वो 2023 में उसके बदले उन्हें 8.25 लाख से ज्यादा रुपए के 14 प्लॉट आवंटित किए गए। यही अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से नियमों की अवहेलना कर कर लाभ पहुंचाने का काम हुआ है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि जानकारी छुपाने की भी बात आई है, लेकिन जब जानकारी मिली है तो ये दिखाता है कि अचानक से इतना फायदा कैसे मिला है। कुछ बड़े सवाल हैं जो उठते हैं कि आखिर सस्ती जमीन के बदले मिली महंगी जमीन, ये अपने आप में सवाल उठता है, क्योंकि आप एक पद पे बैठे हैं तो इसका क्या आपने फायदा उठाया। दूसरा सवाल उठता है ग्रामीण जमीन के बदले शहरी जमीन, और आपको बहुत बेहतर जमीन मिली है और अपने आप में बहुत प्राइम लैंड के तरीके से है और गलत तरीके से हासिल की गई कीमती जमीन। तो ये अपने आप में प्रमुख सवाल है जो लगातार सिद्धारमैया के ऊपर उठ रहे हैं और इसी वजह से जांच होने की बात की जा रही थी। उस जांच को रोकने के लिए सिद्धारमैया पहुंचे थे हाईकोर्ट, लेकिन उनको वहां से राहत नहीं मिली। जल्दी से आपको कुछ और तथ्यों से रूबरू कराते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये पूरा मामला समय के हिसाब से आगे बढ़ता रहा है। दिसंबर 2023 में आरोपों के बाद 50-50% योजना को रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बाद में मार्च 2024 में निर्देशों के बावजूद मूडा ने आवंटन जारी रखा है। तो यह अपने आप में मूडा के कई अधिकारियों पर भी सवाल उठाता है। मई 2024 में मूडा ने आवंटन की जांच का अनुरोध किया था कि साहब इसकी जांच हो जानी चाहिए। उसके बाद जून 2024 में घोटालों की खबरें सामने आई, तमाम टीवी चैनल्स में, अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई हैं। जुलाई 2024 में राज्य सरकार ने 4 अधिकारियों के सदस्य की एक नियुक्ति की, समिति बनाई और कहा कि साहब आप जांच कीजिए, लेकिन वो भी सरकार के दबाव प्रभाव के अंतर्गत थे। इस बात को लेकर आरोप लगते रहे। जुलाई 2024 में ही मूडा ने सिद्धारमैया से मांगा 62 करोड़ का मुआवजा। उन्होंने कहा कि अगर मूडा ने हमको गलत तरीके से जमीन दे दी है तो अपनी जमीन ले लीजिए, हमको 62 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम अपनी जमीन आपको दे देंगे जो आपने हमारे नाम परिवार के नाम पे की हुई है। जुलाई में क्या होता है, जो मानसून सत्र 16 से 23 जुलाई तक 16 मानसून सत्र चलता है, उसमें विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन स्पीकर जो है विधानसभा के, उन्होंने इसकी चर्चा की अनुमति नहीं दी, यानी कि विधानसभा में यह मुद्दा चाह कर भी नहीं उठाया जा सका। 18 जुलाई को TJ अब्राहम जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके अलावा कई और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने
लोकायुक्त से शिकायत दर्ज कराई है कि भाई इस मामले की जांच होनी चाहिए, इस पे पुलिस इंक्वायरी होनी चाहिए। 21 जुलाई को राज्यपाल से मांगी गई सीएम पर मुकदमा चलाने की अनुमति। और ये वही सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनको भी हमने आपको स्टोरी में दिखाया था। उन लोगों ने ये लगातार मुहिम चलाई है और कोशिश की है कि कैसे इस पे दूध का दूध पानी का पानी हो सके जांच के माध्यम से। 26 जुलाई को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि भाई ऐसा मामला आया है, तो आप जानकारी दीजिए, बताइए कि साहब ऐसा क्या हुआ है। 1 अगस्त को क्या होता है, जो राज्य सरकार की कैबिनेट है वो बैठती है और राज्यपाल को जो नोटिस भेजा था राज्यपाल ने, उस नोटिस को वापस लेने की सलाह देती है कि साहब आप अपना नोटिस वापस ले लीजिए, आप इस प्रकार से सीएम के खिलाफ ऐसा नोटिस नहीं दे सकते हैं। 3 से 10 अगस्त के बीच में कर्नाटक में जो विपक्षी दल है, खासतौर से बीजेपी और जेडीएस, उन्होंने मिलकर इसका पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया और बेंगलुरु से मैसूरू तक पदयात्रा निकाली गई और इस्तीफा लगातार मांगा गया सिद्धारमैया से। उनके कि घोटाले के आरोप लगाए, आप इस्तीफा दीजिए। 17 अगस्त को राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। घटनाक्रम तेज गति से बदलता हुआ दिखाई पड़ा। 19 अगस्त को सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी और उसके बाद 19 अगस्त के बाद में आज 24 सितंबर के लिहाज से अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट ने, कर्नाटक की हाईकोर्ट ने राज्यपाल को सही बताया और सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अगर इस प्रकार के आरोप हैं तो जांच हो सकती है। राज्यपाल इस प्रकार का प्राधिकार रखते हैं, उनका अधिकार है कि वो जांच के आदेश दे सकते हैं। तो ये अपने आप में पूरा मामला है, लेकिन इस पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। क्या है दोनों पार्टियों के बड़े पक्ष और क्या है निष्पक्ष लोगों की भी राय, इस पर करेंगे हम चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद।